हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर में काम करती है। ऐसी ही कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का जो नाम है वो है सनातन टेक्सटाइल्स। अब यहाँ पे जो सनातन टेक्सटाइल जो कंपनी है, इसका जो वैल्यू लगाया गया है कंपनी द्वारा, दैट इज 2709 करोड़ रुपए। सो इतनी वैल्यू लगा करके कंपनी जो है 550 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है। और कंपनी का जो आईपीओ खुलने वाला है वो 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में खुलने वाला है। सो अच्छी खासी ठीक ठाक वैल्यू लगाई गई है और ठीक ठाक पैसे उठा रहे हैं, जिसमें से 550 में से भी 150 करोड़ रुपए जो है प्रमोटर्स के पास में जा रहे हैं, उनकी जेब में जा रहे हैं। बाकी 400 करोड़ रुपए कंपनी के पास में जा रहे हैं। और जो कंपनी ने मेन रीज़न यहाँ पर बताया है आईपीओ से पैसे उठाने के पीछे, वो है कि कंपनी के ऊपर में थोड़ा लोन है, उसको चुकाना है, और दूसरी कंपनी के अंदर में जो सब्सिडरी है उनका भी थोड़ा बहुत जो लोन है वो चुकाना है। सो बेसिक रीज़न है कि कंपनी के ऊपर में कर्जा बहुत ज़्यादा है, उसको चुकाना है। तो किस तरीके से इसकी कंपनी की हेल्प हो पाएगी, कंपनी के जो ऑलरेडी पीयर प्लेयर्स जो कंपनियां हैं पीयर ग्रुप के अंदर में कॉम्पिटिटर्स, उनके साथ में कंपेयर करके इसको देखने वाले हैं हम लोग इस वीडियो के थ्रू। सो यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग जो 100% के आसपास में थी आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में जो है 80% के आसपास में रह जाने वाले। दैट मीन्स की कंपनी को वापस फ्यूचर के अंदर में ओएफएस या फिर फ्रेश इश्यू जारी कर सकती है, राइट इश्यू के थ्रू पैसा उठा सकती है। देयर आर चांसेस। सो फॉलो अप ऑफर भी जिसको हम बोलते हैं वो भी कंपनी निकाल सकती है। देयर आर चांसेस। सो अब देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार इस कंपनी के ऊपर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार दूसरी कंपनी की भी बात करना चाहूँगा। वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक पहले रह गया है, आई होप कि उसको करेक्ट कर लें इस वीडियो के थ्रू। कंपनी का जो नाम है वो है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। तो इसका हमने आईपीओ के अंदर में पहले एक रिसर्च किया हुआ है इस कंपनी का। बट यहाँ पर जो डेटा है वो यूजुअली हम जो इंडियन कंपनीज का डेटा देखते हैं वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का एक फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। इस कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का एक साल माना गया है। तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग वी हैव कैलकुलेटेड इट कम्प्लीटली रॉन्ग इन दैट वीडियो। द रेवेन्यू हमने कैलकुलेट किया है, जिसकी वजह से हमने पी और पीबी रेशियो वहाँ पर निकाला है, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक रह गया है, जिसको हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली लास्ट ईयर के बेसिस के ऊपर में जो पी पीबी रेशियो निकाला गया वो तो ठीक है, बट जो फॉरवर्ड पी और पीबी रेशियो निकाला गया वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। अब उसको एक बार करेक्ट यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। तो जो कंपनी का यहाँ पर डेटा के अनुसार 30 सितंबर तक का जो डेटा है उसके अनुसार यहाँ पर 2024, तो ये 9 महीने का डेटा है। तो यूजुअली हमारी इंडियन कंपनीज का जो डेटा होता है ये 6 महीने का माना जाता है। दिस हैज़ बीन ए मिस्टेक इन दैट वीडियो। सो यहाँ पे 9 महीने का डेटा है, दैट मीन्स की कंपनी का 3 महीने का डेटा ही और आने वाला है। दैट मीन्स कि उसका फाइनेंशियल कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर में। तो यहाँ पर ये जो इसने जो प्रॉफिट कमाया है दैट इज 326 करोड़ रुपीज़। दिस इज ऑफ 9 मंथ्स। तो एक साल का डेटा निकालने के लिए हमें फॉरवर्ड पी निकालने के लिए हमें अगर प्रिडिक्ट करते हैं तो यहाँ पे कंपनी इस साल जो है 430 करोड़ रुपए के आसपास में कमा लेगी, क्योंकि 9 महीने में 326 है तो 3 महीने के अंदर में 100 करोड़ रुपए और कमा लेगी। तो उसको ऐड करें 430 करोड़ रुपए हो गया। 430 करोड़ रुपए कंपनी ने जो अपनी वैल्यू लगाई है दैट इज 18,000 करोड़। तो 430 डिवाइडेड बाई 18,000, तो यहाँ पर जो पी निकल के आता है फॉरवर्ड पी दैट इज ऑफ 41, राइट। और जो हमने पीबी रेशियो निकाला है दैट इज ऑलरेडी करेक्ट। तो उसमें कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं, बिकॉज कंप्लीटली जो पैसा है वो कंपनी जो है वहाँ पर इन्वेस्ट करने वाली है दूसरे देशों की जो इसकी कंपनी के जो ऑफिसेज हैं उन कंपनियों को एक्वायर करने के अंदर में। अब यहाँ पे जो पी और पीबी रेशियो दोनों ही निकाले गए हैं, ठीक है। तो बट पी रेशियो जो 41 42 का निकल के आ रहा है। तो ये जो कंपनी है ये काइंड ऑफ यूनिक टाइप ऑफ कंपनी है। इस टाइप की ज़्यादा कंपनी मार्केट में है नहीं जिसकी इतनी बड़ी गुडविल हो। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, साथ में ही अगर हम इसकी ग्रोथ को भी चेक करते हैं, यहाँ पर 300 जैसे पिछले साल जो इस कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज अराउंड, वेर इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिस हियर। तो 324 करोड़ रुपए पिछले साल जनरेट किया और इन्होंने 9 महीने के अंदर 326 करोड़ जनरेट करे। तो इस साल जो है लगभग 30% का इंक्रीज नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। तो ये जो ग्रोथ है दिस इज वेरी गुड। तो यहाँ पर 41 का पी रेशियो और 30 का पीबी रेशियो, 33 का पीबी रेशियो, सॉरी जो ग्रोथ है, तो इसकी वजह से हमको पीईजी निकालने को मिलता है। तो पीईजी इज 1.2 के आसपास में आता है। दैट इज ए गुड नंबर। ये दिस इज नॉट अ बैड नंबर फॉर दीज काइंड ऑफ कंपनी जो कि मोनोपोलिस्टिक नेचर की होती हैं, इनका गुडविल, मार्केट कैप और प्रेजेंस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अच्छी होती है, उनके लिए दिस नंबर इज गुड। सो आई एम होपफुल ऑन दिस कंपनी इन ए वेरी गुड सेंस। यही जो डेटा है इसको मैं यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू करेक्ट करना चाह रहा था। अब एक बार थोड़ा सा इस कंपनी की जो हवा बन रही है आज के दिन उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो हवा बन रही है
वो ज़्यादा कुछ खास नहीं बन रही है, बट स्टिल काइंड ऑफ दिस इज, हो सकता है कि इसका लिस्ट होने के बाद में मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ में जाना स्टार्ट करे। सो दैट्स ऑल। अब अपने जो मेन वीडियो है उसके ऊपर में आ जाते हैं इसके करेक्शन के बाद में। सो मेन वीडियो के ऊपर आते हैं तो उसकी हमें आरएचपी के अंदर में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो सनातन टेक्सटाइल्स के बारे में। तो यहाँ पर आरएचपी में हमें देखने को मिल रहा है कि 1600 करोड़ रुपये कंपनी अपना डेट चुकाएगी, 14 करोड़ रुपये का कंपनी में सब्सिडरीज का लोन चुकाएगी। ये काफ़ी सारे जो लोग हैं, प्रमोटर्स हैं कंपनी के अंदर में, जो अपना स्टेक थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना बेच रहे हैं। यहाँ पर 100% शेयर होल्डिंग आईपीओ के पहले थी प्रमोटर्स के पास में ही। कंपनी के खिलाफ में टैक्स रिलेटेड प्रोसीडिंग चल रही है, जिसमें 170 करोड़ रुपये का तक का नुकसान हो सकता है। कंपनी के ऊपर में कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ भी हैं, जो कि बेसिकली कस्टम ड्यूटीज से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट, कंपनी की जो हिस्ट्री अगर बात करते हैं, कंपनी कब खुली थी, तो 2005 के अंदर में कंपनी कोलकाता में रजिस्टर्ड हुई थी। उसके बाद में कंपनी ने काफ़ी अपने माइलस्टोन्स टच किए हैं, जिनकी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं पॉज करके, कि कहाँ कहाँ कंपनी ने कब कब अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव किया, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाया, कौन से सेक्टर में नया घुसी है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कंपनी के आज के दिन दो सब्सिडरीज देखने को मिलती हैं, एक यूनिवर्सल, जो ये वाली है यूनिवर्सल टेक्सचराइजर प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी इज सनातन पॉलीकोट प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां, ये जो पॉलीकोट वाली कंपनी है ये गुजरात में रजिस्टर्ड है, और वो जो पहले वाली सब्सिडरी है वो वहाँ पे वेस्ट बंगाल में ही रजिस्टर्ड है, कोलकाता में। कंपनी का जो मेन कर्ता धर्ता, उनका नाम है परेश वृजलाल दत्तानी, नाम अच्छा है। कंपनी के पास में जो रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं, दोज आर ओन्ड बाय द कंपनी, सो नथिंग देयर मच। कंपनी के पास में जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, जो कि कंपनी के खुद के एम्प्लॉयज माने जा रहे हैं, दैट इज 1394, और बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर भी कंपनी के पास में लेबर है, वो है 3000 के आसपास में। दैट्स गुड। ये जो कुछ पर्टिकुलरली लोगोज हैं, नाम हैं, जो कंपनी ने खुद के नाम पर रजिस्टर करवा रखे हैं, जिनको सिर्फ कंपनी ही यूज़ कर सकती है, तो इस टाइप से 53 ट्रेडमार्क्स कंपनी ने रजिस्टर करवा चुकी है अपने नाम पे। कंपनी का जितना भी रेवेन्यू आता है आज के दिन, वो 96% के आसपास में जो आया है पिछले 3 महीनों के अंदर में, दैट इज़ फ्रॉम इंडिया ओनली। बाकी बाहर से भी कंपनी का माल बिकता है 4% के आसपास में, तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट। यहाँ पर जो एक्सपोर्ट वाला जो डेटा है, वो धीरे धीरे रेवेन्यू है वो धीरे धीरे घटता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है। इंडिया में ही कंपनी के कस्टमर्स की खपत हो जा रही है, मतलब प्रोडक्ट की खपत हो जा रही है। ये कुछ इंडस्ट्रीज है जिनको कंपनी एज ए कस्टमर केटर करती है। सियाराम सिल्क मिल्स, GM सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, खोसला प्रोफिल प्राइवेट लिमिटेड, सो दिस यू कैन रीड ऑल दीज नेम्स। कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आता है वो 3 सेगमेंट से आता है, कि पॉलिस्टर, कॉटन यार्न और टेक्निकल टेक्सटाइल्स। टेक्निकल टेक्सटाइल जो ऐसे कपड़े जो कि इंडस्ट्रीज में बेसिकली यूज होते हैं, जैसे वायर्स के अंदर में यूज होते हैं। देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज जहाँ पे कपड़ा यूज होता है, जो कि जो यार्न होता है, वो जो धागा होता है वो यूज होता है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल जो है वो उसमें भी कंपनी काम करती है। सो आज के दिन अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करते हैं, तो कंपनी इज ऑलरेडी जो काम कर रही है वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ऊपर ही काम कर रही है, फुलफिल्ड हो चुकी है पूरी की पूरी। सो बट अब मेरे को एक रीज़न समझ में नहीं आया कि ऑलरेडी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो चुकी है, तो कंपनी सारे पैसे के लोन पे चुकाने में क्यों खर्च कर रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने पे क्या काम क्यों नहीं कर एक्सपेंशन पे। सो आई एम होपिंग कि जो बाकी का 80% अभी कंपनी के पास में ही है, सो आई थिंक कि 75% पे लेके आने में जो अगली कंपनी और पैसे उठाने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द एक्सपेंशन, आई होप। बहुत ही जल्दी इसकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है हमें। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर बात करते हैं, तो कंपनी इज की जो पॉलिस्टर के अंदर में 2 लाख की है, ठीक है। कॉटन यार्न की 14,000 मेट्रिक टन पर एनम की, 9,000 की टेक्सटाइल्स की है। सो बेसिकली ऑलरेडी कंपनी जो अपनी अच्छी खासी प्रोडक्शन कैपेसिटी को टच कर रही है। ये कुछ पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाती हैं कंपनी की जो फैक्ट्री है वहाँ की। कंपनी का अगर हम लोग कंसंट्रेशन की बात करते हैं, मिनिमम कस्टमर्स के ऊपर में कितना कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर देखने वाले 24% जो रेवेन्यू कंपनी का आ रहा है, दैट इज फ्रॉम द टॉप 10 कस्टमर्स। दैट इज ए गुड नंबर, बिकॉज यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऑन सिंगल नंबर ऑफ कस्टमर्स वो ज़्यादा नहीं है। दैट्स ए गुड थिंग। डाइवर्सिफाइड कस्टमर्स कंपनी के पास में है, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग मतलब कस्टमर्स है। कंपनी का जो प्रोडक्शन आज के दिन जो रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू मोस्टली पॉलिस्टर यार्न जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ से आ रहा है, मतलब पॉलिस्टर का जो धागा है वहाँ से कंपनी का आ रहा है।
दूसरा कॉटन यान से भी 18% आ रहा, बाकी इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल जो टेक्निकल टेक्सटाइल होता है उस धागे से 4% के आसपास ही आ रहा है। तो मेनली पॉलिस्टर ज़्यादा कंपनी का बिक रहा है। अब यहाँ पे आज के दिन कंपनी काफ़ी बड़ी है, यहाँ पर 1,90,000 SKUs कंपनी के पास में, मतलब इतने टाइप के अलग अलग साइजेस के कंपनी जो है प्रोडक्ट्स देती है मार्केट के अंदर में, राइट। तो दैट्स ए गुड थिंग। अब देख लेते हैं कंपनी का थोड़ा सा बैलेंस शीट को ऊपर में नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे तो कंपनी की जो साइज़ है वो दैट इज़ 2,500 करोड़ रुपए की। अब इस 2,500 करोड़ रुपए की साइज़ के अनुसार, एक सेकेंड, जो कंपनी का खुद का पैसा लगा हुआ, इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ वो आधा पैसा लगा, बाकी उधारी का पैसा कंपनी में लगा हुआ। तो कंपनी बोल रही है कि वो जो उधारी वाला पैसा उसको हम थोड़ा बहुत चुकाना चाहते हैं, बिकॉज कंपनी की जो करंट लाइबिलिटी है वो ठीक ठाक यहाँ पर देखने को, बोरोइंग तो ज़्यादा नहीं है बट यहाँ पर ये वाला जो सेक्टर है वो काफ़ी बड़ा है। दूसरा बोरोइंग जो नॉन करंट लाइबिलिटी है वो भी अच्छी खासी 607 करोड़ रुपए के आसपास में है। दैट्स काइंड ऑफ बैड, राइट। अब थोड़ा सा हम लोग कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रक्चर पे नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर 2023 के अंदर में 3,000 करोड़ का माल बेचा था, फिर 2024 के अंदर में 3,000 करोड़ का माल बेचा, मतलब रेवेन्यू घट गया। और जो नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर इज यहाँ पर 1,500 करोड़, यहाँ पे फिर 134 करोड़, तो ये भी घट गया। और इस साल जो है कंपनी ने 3 महीने का डेटा दिया है, तो यहाँ पर 200 करोड़ का एक्सपेक्टेड है, बिकॉज 3 महीने तो फिर अभी बचे हुए हैं, कितने, 3 क्वार्टर्स अभी भी बचे हुए हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो ऊपर की तरफ में, तो दैट इज़ गुड। 200 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर सकती है। रेवेन्यू भी यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 8,38,432, थोड़ा बहुत इंक्रीज, मतलब 2023 के मुकाबले स्टिल कंपनी विल लैग बिहाइंड इन द रेवेन्यू एज वेल। तो दिस इज काइंड ऑफ नेगेटिव फॉर दिस कंपनी। एक बार थोड़ा सा हम कैश फ्लो को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा उसमें कोई दिक्कत, तो कैश फ्लो के अंदर में थोड़ी बहुत कुछ खास दिक्कत नहीं है, दैट इज़ फाइन, कैश फ्लो इज ऑल्सो फाइन। सो अब थोड़ा सा हम कंपेयर करके देख लेते हैं जो नेट रेवेन्यू जनरेशन है उसके ऊपर में दूसरी कंपनियों के साथ में थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। तो हम पास्ट ईयर के डेटा 150 के आसपास का हम लोग नेट प्रॉफिट मान के पी और पी बी रेशियो निकाल लेते हैं, ताकि एक एवरेज निकल के आ जाए पिछले 2 सालों का और इस साल का भी, तो जिससे हमें एक रियल डेटा मिल जाए। दैट इज़ यहाँ पर 2,700 करोड़ की वैल्यू लगाई गई है, 2,700 डिवाइडेड बाय 150 करोड़, तो 18 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियों के साथ में, तो एक है आलोक इंडस्ट्रीज़। तो आलोक इंडस्ट्रीज़ का पी रेशियो, कंपनी अभी कमाई अच्छी नहीं कर रही है। दूसरी कंपनी इस फील्ड में है, दैट इज़ गारवेर टेक्निकल फाइबर्स, जो कि टेक्निकल फाइबर जो वो धागा है वो बनाती है, जिसका 42 का पी रेशियो है। KPR मिल्स का 45 का पी रेशियो है। एंड RSWM जो इसी सेक्टर में काम करती है उसका जो पी रेशियो है वो, ये भी कंपनी कुछ खास कमाई कर नहीं रही है। नेट प्रॉफिट जो नेगेटिव होते हैं फिर उनका पी रेशियो निकल के नहीं आता है। अब एक बार जो 2 कंपनियां जो पॉजिटिव में यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, KPR मिल्स, तो उसका अगर हम लोग डेटा पिछले साल का देखते हैं तो इसने भी क्या नेगेटिव, मतलब जो रेवेन्यू वो घटा है, तो रेवेन्यू घटा है। इस साल भी क्या रेवेन्यू घटता हुआ ही नज़र आ रहा है, तो इसका भी देखने को मिला कि रेवेन्यू घटता हुआ ही नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि इंडस्ट्री का इशू चल रहा है, पूरी कंपनी का ही इशू चल रहा है। दैट मीन्स कि जो वैल्यू लगाई उसके हिसाब से, पहले जो डेटा के हिसाब से कमाई जो कर रही है इन मार्केट में, इन कंपनियों जो वैल्यू दे रखी है उस हिसाब से इस कंपनी जो IPO लेकर इसको भी वैल्यू यहाँ से थोड़ी ऊँची देनी चाहिए, कायदा बनता है कमाई के हिसाब से, पी रेशियो के हिसाब से। PB रेशियो की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं एक बार, वैल्यू के हिसाब से जितना पैसा उठा रही है उसके हिसाब से, तो दैट इज़ नेटवर्थ यहाँ पर 130 करोड़ के आसपास की है और 400 करोड़ रुपए और उठा रही है, दैट इज़ 550 करोड़ की, हम लोग एक अप्रोक्स डेटा ले रहे हैं। 550 के हिसाब से जो वैल्यू लगाई गई है दैट इज़ 2700, तो यहाँ पर लगभग 5 का PB रेशियो निकल के आ जाता है। इसका है 8 का PB रेशियो और इस कंपनी का है 8 का PB रेशियो। इनका भी एक बार देख लेते हैं, तो इनका PB रेशियो है ही नहीं और इसका है 0.77 का PB रेशियो। सो ओवरऑल अब एक बार देखा जाए, एक सेकंड और चेक कर लेते हैं डेटा, एक सेकंड, आलोक इंडस्ट्रीज़ का एक डेटा और चेक कर लेते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज़ तो वो कंपनी जिसको रिलायंस ने एक्वायर कर रखा है। सो ओवरऑल अब क्या बन रहा है डेटा, सो कंपनी
जो रेवेन्यू है वो डाउनवर्ड स्ट्रीम के अंदर में है, नेट प्रॉफिट्स ओके हैं, मार्केट ने जो दूसरी कंपनी को वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से कंपैरिजन में ठीक लग रही है, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ में जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी पूरा सेक्टर उठेगा तो फिर ये भी उठने की उम्मीद है पूरी। बाकी कंपनी पुरानी है, अच्छी है, एस्टेब्लिश्ड है और एक्सपेंडिंग है, प्रोडक्शन कैपेसिटी पर अच्छी ऐसी काम कर रही है, अच्छे खासे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, एवरीथिंग सीम्स गुड इन द लॉन्ग रन एंड इन द शॉर्ट रन एज वेल। बाकी आपको क्या डिसीजन लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आई होप कि आपको पीबी इसका जो हवा किस तरफ बनाई जा रही है उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो दैट इज जीएमपी। मैं इसको हवा बनाई जा रही है इसलिए कहता हूँ क्योंकि जीएमपी कोई एक ऐसा सरकारी डेटा नहीं है, ये बनाया हुआ डेटा होता है। तो इसको किस तरीके से हवा बनाई जा रही है इसकी चारों तरफ से, तो वो अभी तक 0% है। अगर ये ऊपर की तरफ में जाता है तो अप्लाई करिए, कम से कम 25-30-40% का अगर जीएमपी रहता है तो अप्लाई करो, वरना फिर क्यों पैसा अटकाओ 2 दिन के लिए भी। दूसरी IPO अच्छे खासे आ रहे हैं उनमें अप्लाई करो। राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।